हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो वीडियो है ये ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज 7 है। इससे पहले 6 वीडियो और अपलोड हो चुकी हैं। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी लोग उन वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ये जो वीडियोस हैं ये आपके आने वाले यूटेट, यूपीटेट, सीटेट, टेट एंड अनदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है। तो हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है समस्त पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी है जैविक घटक, ऑप्शन नंबर सी है भौतिक परिवेश, ऑप्शन नंबर डी है वातावरणीय दशाएं। तो जो पर्यावरण शब्द है वो किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है, यानी किस शब्द को प्रदर्शित करता है, पर्यावरण में क्या इंक्लूड होता है मेनली, वो इसमें पूछा गया है। तो समस्त पारिस्थितिक जो है ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केवल जैविक घटक ही हमारे पर्यावरण में सम्मिलित नहीं होते हैं, जैविक के साथ अजैविक घटक भी सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। समस्त पारिस्थितिक जो है वो पर्यावरण शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है। तो हमें बताना है कि जब पानी में क्लोरोफॉर्म का जो लेवल है वो बढ़ जाता है या ज़्यादा क्लोरोफॉर्म हो जाता है तो वो क्या चीज़ दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण, यानी ऐसा प्रदूषण जो कि मानव के द्वारा निर्मित कचरे से उत्पन्न होता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी है फॉस्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण या फॉस्फोरस से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी है जैविक ऑक्सीजन की घटती हुई मांग। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण। तो जो पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा है वो जो है मानव निर्मित कचरे के द्वारा जनित प्रदूषण को दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों से होता है। तो हमें बताना है कि कौन सी जो दो गैसें हैं वो हमारे जो अम्लीय वर्षा होती है, यानी जो एसिड रेन है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है मीथेन और ओजोन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन एवं नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए है जो वो तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो ओजोन है वो क्या है, एक ओजोन लेयर है, वो एक ऐसी गैस नहीं है। वो ओजोन की जो गैस है वो ऊपर हमारे समताप मंडल में स्थित लेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑक्सीजन इंक्लूड है तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए क्या बोलते हैं प्राणवायु है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में केवल एक ही ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रस ऑक्साइड, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारे जो एसिड रेन है इसके लिए मुख्यतः दो गैसें हैं ये जो एसिड रेन उत्पन्न करती हैं या एसिड रेन बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है। तो यानी हमें बताना है कि वायुमंडल का हमारा जो है वो कौन सा भाग है जिसमें ये सभी मौसमी घटना होती है, मौसम संबंधित घटनाएं किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हमें बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी है इसमें क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी है इसमें मध्य मंडल, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें आयन मंडल।
तो फ्रेंड, मैंने इसकी एक वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड की है, जिसमें कि मैंने आपको वायुमंडल में जो जितनी गैसें हैं, कितनी उसकी परसेंटेज है, उसके बारे में भी अपलोड है। साथ में उसके साथ उसमें ये भी बताया है कि हमारे जो वायुमंडल के क्षेत्र है उसमें जो ये मंडल पाए जाते हैं, ये कितने मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में क्या चीज़ है इसमें मेन, ये सभी की वीडियो जो है अपलोड की है। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो भी इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल है वो सबसे निचली सतह होती है। हमारी जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो हमारा वायुमंडल है, ये जो है हमारा क्षोभ मंडल कहलाता है। यहाँ पे जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, चाहे वो बादल का बनना हो या बिजली का कड़कना या बारिश होना, तूफान होना, तो ये सभी जो है हमारे क्षोभ मंडल में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र के चक्रण को कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें भूगर्भ चक्र, ऑप्शन नंबर बी है इसमें रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर सी है इसमें भू रासायनिक चक्र, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें जैव भू रासायनिक चक्र। तो जो पारिस्थितिक तंत्र का चक्र है उसको जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी कारण हैं? तो हमें बताना है कि जो हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, तो जब इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है इन गैसों की, तो निम्न में से एक, यानी इसमें से जो 3 कारण हैं वो होंगे और एक कारण नहीं होगा। तो जो कारण नहीं होगा हमने वो यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसमें सार्वभौमिक तापमान, ऑप्शन नंबर बी है समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण प्रभाव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव। क्योंकि जब हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जब बढ़ जाएंगी, प्रचुरता यानी उनकी अधिकता हो जाएगी, वो बढ़ जाएंगी, तो सार्वभौमिक तापमान तो होगा इसमें कि सारी जगहों का तापमान बढ़ने लग जाएगा। और जो हमारी समताप मंडल में ओजोन परत है उसका रिक्तीकरण यानी उसमें छेद होना, होल होना, ये भी होगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण प्रभाव यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो वायुमंडल में काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें जो मुख्य गैस है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड और CFC गैस जो है इसमें मुख्य गैस होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तो प्रजातांत्रिक पर्यावरण की मुख्य भूमिका क्या है, यानी कक्षा का जो है उसका माहौल जो है कैसे प्रजातांत्रिक होगा, उसमें क्या उसका मुख्य रोल है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें पहला है जो हमारा वो है विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों के द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों का निर्माण। तो जो ऑप्शन नंबर 7 है प्रजातांत्रिक पर्यावरण का जो मुख्य प्रमुख उद्देश्य है वो होता है विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। जो हमें यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हमें देना है, वो भी ऐसा आंसर जो कि टीचर के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा सटीक आंसर हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा उससे फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विद्यार्थियों का बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना जो है वो हमारे कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की मुख्य भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है। तो हमें बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो समाहित करता है, यानी पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, हम पर्यावरण अध्ययन में किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर बी है जल मंडल, ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडल एवं जीव मंडल, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी।
तो पर्यावरण अध्ययन जो है उसमें केवल स्थल मंडल के बारे में तो हम नहीं पढ़ते हैं, हमें पता ही है कि स्थल मंडल के साथ साथ हम जल मंडल के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन केवल जल मंडल और स्थल मंडल नहीं बल्कि वायुमंडल, जीव मंडल, सभी मंडलों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि उपरोक्त सभी जो है ये हमारे पर्यावरण अध्ययन में समाहित हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है। तो हमें बताना है कि प्रोजेक्ट प्रणाली जो है वो किसने दी थी। तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है किलपैट्रिक ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फ्रोबेल से, ऑप्शन नंबर सी है मॉन्टेसरी से, और ऑप्शन नंबर डी है हेनरी कुक से। तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली है हमारी, ये जो है हमारी किलपैट्रिक जी से सम्मिलित है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जो जनक है वो किलपैट्रिक जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो जो पर्यावरण शिक्षा है उसमें क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है एक समान, यानी सभी को एक समान एजुकेशन देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है आयु के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी है शैक्षिक स्तर के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी है आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार, क्योंकि हम जो है वो सबको एक समान शिक्षा नहीं दे सकते, एक समान एजुकेशन नहीं दे सकते कि कोई बच्चा छोटा है तो हम उसे भी वही चीज़ बता रहे हैं और कोई बच्चा बड़ा है हम उससे भी वही चीज़ बता रहे हैं। तो वो एक समान जो है वो उन दोनों की मेंटलिटी नहीं होती है उनको समझने की। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और केवल आयु के बेस पे भी नहीं दे सकते कि इसकी एज 10 साल है तो हमें इसे पर्टिकुलर यही चीज़ बतानी है। तो उस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि वो बालक उम्र में तो 10 साल का है लेकिन जो उसकी मानसिक आयु हो 6 साल की हो या 7 साल की हो या फिर उससे अधिक हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इसका राइट आंसर, सटीक आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आयु और शैक्षिक स्तर दोनों के अनुसार जो है हमें पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका परिणाम क्या नहीं है पूछा गया। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं पूछा गया है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा समुद्र तल का ऊपर उठना, ऑप्शन नंबर बी है कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है आधी तूफान का बार बार और तीव्रता से आना। तो जो 11th क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा इसका राइट आंसर, कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका परिणाम नहीं है। जब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है जो इससे जो है ज़्यादातर इससे जो है नुकसान होता है। जैसे समुद्र तल का पानी ऊपर उठ जाएगा क्योंकि बर्फ़ें पिघलेंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी ऊपर उठेगा, स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से आधी तूफान के बारे में भी तीव्रता रहेगी। लेकिन जो कृषि पैदावार है इसमें जो ये यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, तो इससे कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं होती बल्कि नेगेटिव ही रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो उसका राइट आंसर रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग है उसका परिणाम जो है वो कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि जो प्राइमरी लेवल है यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन जो है हम उसे पढ़ाएंगे। तो उसका कौन सा उद्देश्य निरूपित है, कौन सा उद्देश्य है इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ऑप्शन नंबर डी है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचनाएं देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए
कि विद्यालयों में बच्चों के जो अनुभव है उसे बाहरी दुनिया से जोड़ना जो है हमारे प्राइमरी लेवल का जो है मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्योंकि बच्चों को जो है इस उम्र में तकनीकी शब्दावली या फिर परिभाषाएं पढ़ाने की ये उम्र नहीं होती, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो भी इन सभी चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। साथ ही वो तकनीकी शब्दों का आकलन भी नहीं कर सकते हैं। और जो है उस ये उम्र ऐसी होती है कि उन्हें कोई भी पुस्तक की या उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चे उन्हें प्राय खेल खेल में ऐसी ही चीज़ों से पढ़ाया जाता है या फिर प्रकृति के साथ पढ़ाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि विद्यालयों में बच्चों के जो अनुभव है उनको हम जब बाहरी दुनिया से जोड़ना जो है ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो नहीं है यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन का हमें बहुत काफ़ी ध्यान रखना है कि कई बार हम नहीं जो है इस चीज़ को देख नहीं पाते, जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि जो पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं हैं उसका क्या उद्देश्य नहीं है, यानी 3 उद्देश्य उसके हैं इसमें से और एक जो है वो नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को पर्यावरण विषय में विद्वान बनाना। ऑप्शन नंबर बी है, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना। ऑप्शन नंबर सी है, प्रदूषण की रोकथाम संबंधित उपायों से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर डी है, पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को पर्यावरण विषय में विद्वान बनाना। जो पर्यावरण प्रतियोगिताएं हैं इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम छात्रों को पर्यावरण के विषय में विद्वान बनाएंगे या विद्वान बनाना। इसका जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो यही होते हैं कि बच्चों को या लोगों को जो है वो पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम सचेत कर सकें, और साथ ही प्रदूषण की रोकथाम संबंधित जो उपाय हैं उनसे लोगों को हम परिचित करा सकें, और पर्यावरण विषय में जो है लोगों की रुचि का विकास कर सके, ताकि लोग जो है वो अपने पर्यावरण के बारे में अवेयर हो सके, उनके बारे में जानकारी रख सके, और हमारे पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसे हम कम कर सके, किसी भी हद तक कम कर सके थोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि छात्रों को पर्यावरण विषय में विद्वान बनाना जो है हमारी पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए, ठीक है, राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए बच्चों के जो है एक शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। कक्षा 5 के बच्चों के लिए जो है एक शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है, कहाँ, राजस्थान जाने के लिए। तो भ्रमण के दौरान आपकी बच्चों से क्या अपेक्षा रहेगी? हम एक टीचर हैं तो हम बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कि बच्चे को कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है, चीज़ों के बारे में बिना प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना, कि बच्चा बस चुपचाप चलता रहे, गाड़ी में बैठ के चुपचाप चलता रहे और सारी चीज़ों को देखता रहे और उसके अपने मन में उसका ऑब्जर्वेशन करता रहे। तो ऐसा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, कि बच्चा बस गाड़ी में जा रहा है और उसे खूब इंजॉय करना चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए मतलब कि क्या है क्या नहीं है, चीज़ें समझ के नहीं, केवल इंजॉय करना चाहिए, यहाँ पे ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें ध्यान देने से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियाँ दर्ज करानी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। यानी उन्हें ध्यान दे क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी को ऑब्जर्व करना चाहिए, अपनी खुद की राय देनी चाहिए और बाकी बच्चों को भी बताना चाहिए उसके बारे में, और टीचर्स के साथ भी अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, या ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज करा लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अपने अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई बच्चा है, जब भी वो जिस समय वो उत्तेजित होता है या जिस समय उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी जो प्रश्न है उसे उसी वक्त बताकर जो है उसकी उत्तेजना को शांत करना चाहिए, ताकि इससे जो है बच्चे में पॉजिटिविटी आ सके। तो इसका जो सबसे राइट और सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चे को ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, साथ ही अपनी टिप्पणियाँ भी देनी चाहिए और बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है, आप यानी पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है,
विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों का मनोरंजन हो। ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए। तो पर्यावरण शिक्षा देने का क्या मेन मोटिव है यहाँ पर, वो बताना है हमें। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। क्योंकि कोई भी विद्यार्थियों पर एक्स्ट्रा बर्डन डालने के लिए हम पर्यावरण विषय को नहीं पढ़ाते हैं, ना ही विद्यार्थियों को पर्यावरण के ज्ञान के लिए कि केवल पर्यावरण का ज्ञान हो जाए उन्हें, और पर्यावरण के ज्ञान होने से ही मात्र जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जाए, तो ये भी नहीं होगा। और ना ही विद्यार्थियों के अगर मनोरंजन ही करना था तो उसके लिए अन्य कई साधन हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि जो हमारा पर्यावरण है उसे हम प्रदूषित होने से कैसे जो बचाया जाए, ये इसका पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि बच्चे अगर हमारे पर्यावरण के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पर्यावरण की वैल्यूज़ जानेंगे तो वो जो है ऑब्वियसली हमारे जो पर्यावरण है उसे प्रदूषित होने से बचाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है खेल का संबंध है, तो बताना है कि खेल का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर बी है मानसिक संतुलन से। ऑप्शन नंबर सी है संवेगों के नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो खेल है उसका संबंध जो है स्वास्थ्य से भी होता है, क्योंकि जब बच्चा खेलेगा तो जो है वो हेल्थी रहेगा, उसका माइंड के साथ साथ वो फिज़िकली भी जो है एक्टिव रहेगा और हेल्थी रहेगा, तो ए भी होगा। और मानसिक संतुलन से, मानसिक संतुलन भी बच्चे का सही रहेगा अगर वो खेलेगा तो संवेगों के साथ भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है ये पूछा है यहाँ पर। हमें जो अपने आंसर हैं वो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देने हैं। जो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट सटीक आंसर रहेगा, या सबसे बेस्ट भी कह सकते हैं हम, जो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा हमें उसे यहाँ पे चूज़ करना है। कई बार जो है वो दो ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं, 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो या फिर सेम हो, लेकिन उन आंसर्स में भी हमें जो है सबसे बेस्ट आंसर अपना यहाँ पे चूज़ करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण के संकट को पहचानना। ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, जो है वो हमारी पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। क्योंकि यहाँ पे अर्थ पूछा गया है, उद्देश्य नहीं पूछा गया है, तो उसका जो अर्थ है वो यही है कि हम पर्यावरण के बारे में जो है जानकारी एकत्रित करें और कुशलता विकसित हो इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण से क्या हानि होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है पराबैंगनी किरणों की बढ़ती हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। वायुमंडल में अगर ओजोन परत का क्षरण होगा तो उससे जो है जो पराबैंगनी किरणें हैं, हमारी बढ़ती हुई जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी, जिससे जो है काफ़ी प्रकार के डिजीज़ होने का खतरा रहता है। काफ़ी रोग हो सकते हैं, जैसे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा गंभीर रोग होता है वो चर्म रोग होता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है इससे सबसे ज़्यादा। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा
कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी बढ़ती हुई मात्रा जो है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी। कब? जब हमारी वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसका क्षरण होने लगेगा, या उसकी क्षरण से जो हानि है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा किस चीज़ के लिए अनिवार्य है, तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी ये सभी रहेगा, कि इसमें पर्यावरण का ज्ञान देके जो है विद्यार्थियों को विद्वान भी बनाया जाएगा, साथ ही विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए भी है, और जो पर्यावरणविद है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। तो हमें बताना है कि पर्यावरण शिक्षा को शिक्षण में कब स्थान मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर। ऑप्शन नंबर बी है माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी है उच्च स्तर पर, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो पर्यावरण शिक्षा है उसे शिक्षण में स्थान जो है ये सभी यानी सभी लेवल्स पे मिलना चाहिए। हमें बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भी पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए, साथ ही माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च स्तर पर भी। तो जो इसका राइट आंसर और रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी पर्यावरण शिक्षा को शिक्षण में जो है सभी स्तरों पर जो है स्थान मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी ऐसी ही अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।